आज प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रे ऑप्टिक्स का। सारा फोकस प्रिज्म पे रखेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं और कुछ समझने की चीज़ें होती हैं, सबको बहुत बारीकी से देखेंगे। क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत होता है, इसलिए इसको समझने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से इसको रखना पड़ता है। आओ, जैसे सबसे पहली बात यह है कि प्रिज्म बोलते ही हमारे मन में एक शेप ध्यान में आता है कि कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, तो उसको प्रिज्म बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। प्रिज्म के शेप कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कुछ भी से तुमको दिखाऊं, ये सब के सब प्रिज्म है, जितने आपको दिख रहे हैं सब के सब प्रिज्म है। तो प्रिज्म का मतलब ये होना चाहिए कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। प्रिज्म किसको बोलोगे? जैसे कोई भी चीज प्रिज्म कब कहलाएगा, इसकी कुछ कंडीशन है प्रिज्म होने के लिए। पहली बात यह है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। पहली बात, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। दूसरी बात कि इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉन पैरेलल होने चाहिए। यानी कि दो रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, दो रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कहलाएगा प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस, लिखते भी चलना है कुछ कुछ बातों को। दो रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस, ये कहलाते हैं प्रिज्म। अच्छा ठीक है, मान लिया कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे और दोनों के दोनों नॉन पैरेलल होंगे, उसको मैं प्रिज्म बोलूंगा। ठीक है भाई। तो शेप देखो ना, शेप देखो ना। अब इसको, इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, दूसरा फोटो दिखाता हूँ। देख, इसमें आ जाओ। बात यह है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए, दोनों के दोनों नॉन पैरेलल। अरे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो, ये रहा, दूसरा ये रहा। इसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, दूसरा ये। इसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, दूसरा ये। अब इसमें ये 3D में बना हुआ है, ये 3D में बना हुआ है, तो लाइट एक तरफ से लेके जाओगे, दूसरे से लेके चले जाओगे। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके पास दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा ना, उसी को प्रिज्म बोलते हैं। अच्छा, वो शेप कैसा भी हो सकता है। अब चूंकि हमारे मन में है और सबसे आसान वाला प्रिज्म एक ही घुसा है हमारे मन में कि भाई लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से अंदर होके और दूसरी तरफ से ऐसे बाहर निकल जाएगी। मन में हमारे फिक्स है कि लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, अंदर में ऐसे जाके और दूसरी तरफ से ऐसे निकल जाएगी, ये हमारे मन में फिक्स है। अच्छा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास, सरफेस नंबर 1, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस नंबर 2। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं ए। और इसी ए को तुम जानते हो, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म को बढ़िया तैयार कर लो, प्रिज्म को बढ़िया तैयार कर लो। प्रिज्म से सवाल आते ही आते हैं, प्रिज्म से सवाल आते हैं और खूब आते हैं। तो प्रिज्म के लिए सबसे पहली बात, दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ लोग प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, तो हमको उससे कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। अब क्या क्या समझना है उस पर फोकस करते हैं ध्यान से। सारा खेल डायग्राम का है, सारा खेल डायग्राम का है। देखिए, ये सबसे आसान इस तरह के प्रिज्म को समझना होता है।
अब इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ से लाइट को इंटर कराया, मान लो यहाँ तुमने लाइट को इंटर करा दिया, लाइट की तुमने एंट्री कराई, ठीक है, लाइट ऐसे जाएगी। लाइट जाने के बाद, लाइट जाने के बाद यहाँ पे लाइट को ध्यान से देखना, लाइट पहले सरफेस पे गिरी है तो पहले सरफेस पे एक बार नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने नॉर्मल बनाया, कहाँ है नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने पहले सरफेस पे बनाया है, मैंने ये नॉर्मल पहले सरफेस पे बनाया है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये जो लाइट अंदर गई है पहली बार यहाँ पे इस सरफेस पे तुम्हारा स्नेल्स लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ लगेगा, मैं बताता हूँ। लाइट गई इस सरफेस पे, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट अंदर जाएगी, लाइट अंदर गई दूसरे सरफेस की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरे सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। मैंने दूसरे सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने दूसरे सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अभी प्रिज्म के अंदर लाइट है, अंदर लाइट है, और सोचो बाहर एयर है, बाहर एयर है, तो लाइट के लिए अब ये लाइट डेंसर से रेडर में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट मान लो ऐसे निकल गई, निकल सकती है लाइट, ऐसे निकल गई, ठीक है भाई, निकाल दो। तो लाइट गई आराम से और अंदर निकल गई। अच्छा ठीक है, हमने नॉर्मल बना दिया, हमने सब कुछ दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान सुनिएगा। ये तो मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक एक बात गौर से करिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये स्नेल्स लॉ के बारे में बात करना चाहता हूँ। लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया। इसके बाद लाइट अंदर गई तो ये वाले एंगल का नाम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका नाम हमने R1 दिया। उसके बाद लाइट जाके दूसरे सरफेस पे जाती है, इस एंगल का नाम नॉर्मल के साथ हमने R2 दिया। और लाइट अब बाहर निकल गई तो ये जो एंगल बना है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, और इसका नाम हमने E दे दिया, इसका नाम हमने E दे दिया। मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि अब कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। ये हमारा ये लाइट इसलिए लिख रहा हूँ ना ग्रीन कलर से, कि आपको लगे कि ये नॉर्मल है, हल्का सा इसको दिखा रहे हैं, ये दोनों नॉर्मल है, दोनों सरफेस पे नॉर्मल हमने बना दिया। अच्छा, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने म्यू रखा हुआ है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू रखा हुआ है। फोटो आपके सामने है, फटाफट फोटो अपने पास बना लो। और उसके बाद से हम अब चर्चा करने वाले हैं, इसी में स्नेल्स लॉ लिखना चाहते हैं, स्नेल्स लॉ लिखना चाहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। देखना, गौर करना, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट सरफेस के लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ। तो देखो स्नेल्स लॉ बोलने का तरीका, लाइट बाहर से आ रही है। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड फिर से बता देना, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, 10 मिनट पहले हो गया। फर्स्ट स्लाइड में कुछ था ही नहीं, यहीं से तो शुरू हुआ है, फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं था, यहीं से शुरू हुआ है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, यही शुरू हुआ है, बस ये फोटो बनाया है, देखो बस ये फोटो बनाया है, लाइट आई गई, बस अब यहीं से कहानी शुरू है। अब पहली बार स्नेल्स लॉ लिख रहा हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को स्नेल्स लॉ के बारे में थोड़ा तरीका बता दूं। जो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं प्रिज्म में, बेसिक तो स्नेल्स लॉ ही है। हम स्नेल्स लॉ के बारे में 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, वहां तो साइन आई साइन आर ऐसा बोलते थे। हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रिज्म की बात है तो हम बोलेंगे भाई बाहर का म्यू बाहर का एंगल, ऐसा बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, बाहर का म्यू बाहर का एंगल। और दूसरा अंदर का म्यू, अरे क्या हो गया इसको, एक सेकंड, अंदर का म्यू अंदर का एंगल। ये थोड़ा बड़े बच्चों का स्टाइल हो गया। मतलब बचपन में तुम क्या लिखते थे, तुम बचपन में लिखते थे म्यू वाले स्टाइल में लिखते थे,
कि भाई μ1 sin 1 इक्वल्स टू μ2 sin 2। मैंने कहा कि अब ऐसे बोलेंगे, जिधर का म्यू उधर का ही एंगल लेना है। भाई लाइट आ कहां से रही है, एयर से। अब देखते रहो, इसमें लाइट एयर से आ रही है, पहले सरफेस लिखना चाहता हूं, जिधर का म्यू उधर का ही एंगल लिखना है, तो म्यू किसका, एयर का। अच्छा उधर का एंगल, तो ये उधर का एंगल कितना है भाई, साइन आई, बराबर अंदर का म्यू, अंदर का म्यू मतलब म्यू किसका, प्रिज्म का, प्रिज्म का। पी से प्रिज्म लिखा है, ए से एयर लिखा है, बाद में गड़बड़ा मत समझाना। पी से प्रिज्म लिखा है, ए से एयर लिखा है, अभी सब ध्यान में रखना है। अब बाकी तो चीजें आसान है। प्रिज्म का म्यू और अंदर का एंगल देखो, ये हो जाएगा साइन R1, यहाँ पे म्यू के साथ ये बन जाएगा साइन R1। बिल्कुल आसान है, देखते चलोगे तभी फ्लो बनेगा। यहाँ पे आएगा साइन R1। अब इतनी मेहनत क्यों करनी, इतनी मेहनत क्यों करनी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बाहर का म्यू एयर है और बाहर का एंगल साइन आई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का म्यू वो तो म्यू ही है और अंदर का एंगल साइन R1, साइन R1। थोड़ा सा इसको ढंग से अगर लिखें तो मेरे पास एक रिलेशन आया, मेरे पास एक रिलेशन आया सिंपल, साइन आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स यहां से साइन R1। ये तो मैंने पहले सरफेस के लिए लिखा है, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला। अब दूसरे रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए सोच के देखो, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सोच के देखो। दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है। ये तो था पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला, और ये वाला जो है ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करी जाएगी तो ये लिया जाएगा, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करी जाएगी तो ये लिया जाएगा। अब जरा सोचना, जिधर का म्यू उधर का ही एंगल। अब इसके साथ क्या कांड हुआ समझिए, इसके साथ ये हुआ कि लाइट की एंट्री तो हुई है यहाँ से R2 एंगल पे और लाइट गई है इस E एंगल पे। जिधर का म्यू उधर का एंगल, तो एक बार अंदर से आ रहे हो तुम तो अंदर से एक बार म्यू के साथ R2 लोगे और बाहर निकलोगे तो एयर है, यहाँ भी एयर है और यहाँ से जब आ रहे थे तब भी एयर था। तो देखना लाइट अभी ग्लास से बाहर एयर की तरफ जा रही है, जिधर का म्यू उधर का ही एंगल, ग्लास का म्यू म्यू है, म्यू। अच्छा और एंगल साइन R2 था, बाहर एयर है तो एयर का 1 और ये साइन E। ये हमने स्नेल्स लॉ लिखा है, स्नेल्स लॉ लिखने आता है बस बात बन जाती है, स्नेल्स लॉ लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब तुमको एक बात बताता हूं, यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले आने वाले हैं, दो फॉर्मूले यहां से आने वाले हैं और इसी दो फॉर्मूले में हमारा सारा का सारा काम हो जाता है। पहला फॉर्मूला हमसे एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बारे में होता है और दूसरा हमसे डेविएशन के बारे में होता है, दो फॉर्मूला। ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये R1 और R2 को जोड़ने से आता है और ये जो डेविएशन होता है, डेविएशन इसको लिखा जाता है, आप जानते ही होंगे, I प्लस E माइनस ए, ये इसको लिखा जाता है। अब नाम नोमेनक्लेचर जरूरी है, जैसे ये जो डेविएशन है इसका पूरा नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, पहली बात तो ये है भाई। अच्छा दूसरा आई को हम पहचानते ही हैं, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। अच्छा और बाकी ये जो दोनों हैं, जैसे कि एक हमारे पास ई है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ कौन, इमरजेंस, बाहर निकलने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ए है, ए को रिफ्रैक्टिंग एंगल कहा जाता है या फिर इसका नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। नाम याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले जो यहाँ लिखे हैं ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये किसी कॉपी में लिखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 होता है और जो डेविएशन होता है, डेविएशन होता है I प्लस E माइनस ए, I प्लस E माइनस ए, I प्लस E माइनस ए। अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करें कि कैसे हमारा ये एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 हो जाता है।
थोड़ी सी चर्चा इस पे हो तो काम बने। इसके ऊपर चर्चा, बात यह है कि ये जो आता है ये कैसे आता है, कैसे आया, कैसे आया। बड़े आराम से, बस सारा खेल फोटो का है। जिसने फोटो सही बना लिया उससे ये वैल्यू आराम से आ जाएगी। चलिए फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। ये देखिए फोटो, साथ साथ फोटो बना के करोगे ना तो बढ़िया समझ में आएगा। फोटो बना के कर लिया, लाइट आई, आने दो। अब क्या करो, पहली बार नॉर्मल, पहली बार नॉर्मल यहां ड्रॉ होगा। ये देखो पहली बार नॉर्मल यहां ड्रॉ होगा, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। पेंसिल पेन पेंसिल से ड्रॉ करना आसान है। यहाँ तो क्या है, टैब पे लिखते हैं ये स्लाइड करता है, तो लाइन सीधी तो चलो ये तो ऐप थोड़ा सपोर्ट कर देता है, नहीं तो यहाँ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए अब उसके बाद से यहाँ से लाइट अब अंदर जाएगी, लाइट यहाँ से आने के बाद से अंदर गई, जाने दीजिए। अब उसके बाद से दूसरा नॉर्मल दूसरे सरफेस पे बनाएंगे। ये दूसरा सरफेस था, इस पे तुमने दूसरा नॉर्मल बना दिया, इस पे तुमने दूसरा नॉर्मल बना दिया दूसरे सरफेस पे। जैसे इस पे दूसरा नॉर्मल बनाया, अब उसके बाद लाइट यहां से इमरजेंट होके बाहर निकल जाएगी। लाइट तुमने अब बाहर निकाल दिया, ये अंदर गया, ये अंदर ही है, और ये तुमने बाहर निकाल दिया। अब एंगल का नाम लिखना शुरू करो ध्यान से भाई, आराम से देखना। अब चूंकि सुनना, ये है ही नॉर्मल, यानी कि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और ये भी वही है, ये भी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। अब ये बात तो मुझे समझ में आती है, अच्छी बात है, आओ समझते हैं। अच्छा, एंट्री किस एंगल पे हुई थी, ये एंट्री हुई थी एंगल आई पे, बढ़िया बात है भाई। ये वाला जो एंगल बना था इसका नाम था R1, और ये जो एंगल बना था इसका नाम था R2, ये जो एंगल बना था इसका नाम था E। अब देखो मजे से मैं लिख रहा हूं, अब देखना कलर चेंज करके लिखता हूं। ये जो एंगल बनेगा इसका नाम होगा 90 माइनस R1, सोच के देखो। और ये जो एंगल बनेगा इसको बाहर लिख देता हूं यहाँ पे, और इसका नाम होगा, इसका नाम होगा 90 माइनस R2, 90 माइनस R2, इस वाले एंगल का। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो ये एंगल बन रहा था ये भी 90 है, और उसके साथ से ये परपेंडिकुलर गया है, तो ये परपेंडिकुलर जाने के कारण ये जो है ये भी 90 है। ये बात आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर वाले एंगल में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर वाले एंगल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ए है। तुम जूम करके देख सकते हो, बाद में पीडीएफ भी जो बनेगा ना तो तुम जितना जूम करना चाहो कर सकते हो सकता है अभी छोटा दिख रहा होगा, मोबाइल में देख रहे होगे, तो बाद में पीडीएफ करोगे तो पूरा जूम करके दिखेगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं, खुद से बनाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब चलो, अब एंगल का नाम लिखते हैं भाई। देख, मैं तो बात करूंगा ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, इसको पकड़ लूंगा, इसको पकड़ लूंगा, इसको पकड़ लूंगा। ऊपर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, कहां से कहां, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं। अब देख भाई, अब तुमको पता है ऊपर से एंगल ए है प्लस ट्रायंगल का दूसरा एंगल भाई 90 माइनस R1, फिर इसी का बचा हुआ एंगल 90 माइनस R2, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए 180। इसका मतलब अब देखिए 90 90 180, और इधर के 180 से गए, और ये a बराबर जैसे आप निकालोगे आराम से R1 प्लस R2 आ गया। ये आराम से a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया, कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते आपको फोटो बनाने आना चाहिए, फोटो बनाना आना चाहिए, बस इस फोटो की प्रैक्टिस कर लेनी है, फोटो की प्रैक्टिस कर लेनी है, बात यहां से बन जाएगी। अच्छा, अब एक लड़ाई है कि मैंने एक और बात कही थी कि जो डेविएशन होगा वो होगा I प्लस ई माइनस ए। हाँ मैं मानता हूं ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आपको चीजें एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे आया, ये कैसे सीखने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें इसमें सीख लेते हैं।
तो देखो थोड़ा ये डायग्राम बड़ा बनाता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। चलो अब इसमें क्या करता हूं, लाइट को लेके आता हूं, सेम कहानी फिर से, सेम कहानी। लाइट को यहां लेके आया, लाइट को लेके आए, फिर यहां से नॉर्मल बनाए, ये नॉर्मल यहां पे डाल दिया, लाइट लेके आया, नॉर्मल डाला, नॉर्मल सरफेस पे आएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब ये लाइट अंदर जाएगी, ये अंदर गई, ये अंदर यहां से गई, कभी सरफेस के पैरेलल दिख सकती है, कभी नहीं भी, हमने अभी पैरेलल वैरेलल नहीं सोचना है। ठीक है, अब ये लाइट जो है, अब ये फिर से एक नॉर्मल बनाना है, ये अगला नॉर्मल, ध्यान से, एक नॉर्मल इस वाले सरफेस पे होगा, बिल्कुल होगा, ये रहा इस वाले सरफेस पे। अब ये लाइट, अब ये लाइट ऐसे ही मर्जे होके बाहर निकल जाएगी। बात समझ लो कितना आसान है। ये फोटो की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइट ऐसे गई और इमरजेंट होके बढ़िया बाहर निकल गई। कुछ चीज जो हम पहले से जानते हैं, सबसे पहले तो ये, इसका नाम तो फिक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चूंकि आराम से जब इस फोटो को तुम बनाओगे तो तुम एक बात देखोगे कि देखो ये जो इमरजेंट होके लाइट बाहर निकली है, ये लाइट जो इमरजेंट होके निकली है, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं दूर ऐसे करके दिखाता हूं, दूर दिखाता हूं। देखो क्या मजा आने वाला है। सोचो अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सोचना ध्यान से जो कुछ कहने जा रहा हूं, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाती। सोचो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाती, तो ये लाइट सीधी जाती, प्रिज्म नहीं होता लाइट ऐसे जाती, प्रिज्म नहीं होता लाइट ऐसे जाती। ये चीज मन में पहले आनी चाहिए कि हाँ भाई प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इस डॉटेड वाली लाइन पे ऐसे आगे बढ़ते हुए जाती। और ये सब तो मैंने नॉर्मल बना रखा है। फील करना डायग्राम को, डायग्राम के चक्कर में ही क्लास को टैब से करा रहे हैं। बोर्ड पे इतनी सीधी लाइन ना आप ड्रॉ कर पाएंगे और टाइम अलग लगेगा। अब आप देखिए, अब आप देखिए, फोटो बिल्कुल साफ है, फोटो बिल्कुल साफ है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ओरिजिनल उसका पाथ ये था, इसका मैं नाम दे देता हूं ओरिजिनल, ओरिजिनल ऐसा होता। बट फाइनल इमर्ज यहां पे हुआ है तो इसका नाम है इमर्जेंट, इमर्जेंट। अब ये फाइनल इमर्ज यहां हुआ, इसका नाम इमर्जेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ऐसे कर लेता हूं ताकि ये बढ़िया फील कराए, बढ़िया फील कराए। अब आप देखो, अब आप देखो इस चीज को, ये ऐसे लाइट चली गई। अब ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, थोड़ा सा इसको पीछे करके देखो, बात समझो, बात समझो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस फोटो को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली में यहां हुआ क्या है, एक्चुअली में यहां हुआ क्या है, ध्यान से समझना। लाइट इस लाइन में चली गई, लाइट इस लाइन में चली गई। इस बात को फील करिए, इस बात को फील करिए। और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अब जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, गौर से देखना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ईमानदारी से नाम बताओ, क्या यही डेविएशन है क्या, क्या यही डेविएशन है क्या, ये बताओ, इसमें हाँ करो। ये जो मैंने दिखाया है अभी ऑरेंज कलर से, क्या यही डेविएशन है क्या, क्या यही डेविएशन है क्या। ओरिजिनल तो ऐसे होता लेकिन गया वैसे, गया वैसे, तो क्या वही डेविएशन है क्या, क्या वही डेविएशन है क्या। हाँ वही डेविएशन है, वही है एंगल ऑफ डेविएशन, वही है एंगल ऑफ डेविएशन। और बस जब ये समझ में आ गया तो बाकी तो सब बस नाम रखने का कमाल है। इस फोटो को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इस फोटो को मैं समझने के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और अब क्या करता हूँ, अब इसका नाम लिखता हूँ। देखिए अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में एंगल का नाम लिख रहा हूं। और चूंकि हमने पहले काम कर लिया है तो हमको नाम पूरा ध्यान में है कि भाई जब एंट्री हुई थी तो ये एंगल आई था। अच्छा, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल लेते हैं, इसका नाम हमने दिया था R1,
इसका नाम हमने दिया था R2, इसका नाम हमने दिया था E। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब हमको सारी चीजें पता है, हमको सारी चीजें पता है। क्या 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 क्या, ये एंगल का नाम मैं जानता हूं। अब तुम बोलोगे इसका नाम क्या है, यहां लिख रहा हूं। फिर इस एंगल का नाम भी तुम जानते हो, तुम बोलोगे इसका नाम क्या है, यहां लिख रहा हूं। देख, क्या मैंने इसका नाम I-R1 लिखा सही है क्या? देखते चलो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा था। और इस वाले का देखना, ये लिखूंगा मैं E-R2, E-R2। देखो सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से सोचिए, बिल्कुल आराम से सोचिए। अब देखिए, एक बार और इसको एज इट इज छोड़ देता हूं, यही तो कमाल है ऑनलाइन का। एक डायग्राम आप हर एक स्टेप छोड़ सकते हैं ताकि क्लियर दिखे। अब देखना मजे से, अब देखना मजे से, थोड़ा सा अब मैं डार्क कर रहा हूं, देखना भाई। इस पे फोकस कर, यहां से इस पे फोकस कर और इस पे फोकस कर। मैं बता रहा हूं क्या है मामला, क्या है मामला, समझिए। देख क्या है मामला, देख। अभी अभी अगर तुम तरीके से सोचोगे तो देखो, ये जो डेविएशन है ना, वो एक्सटीरियर एंगल है, समझना। ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन एक्सटीरियर एंगल है, और ये सम ऑफ टू इंटीरियर के बराबर होता है। स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर के बराबर होगा, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। तो भाई क्या है, एक एक्सटीरियर में कौन, देख ये डेविएशन वाला एंगल, तो I+R1 होगा, और साथ में E-R2 के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? एक्सटीरियर सम ऑफ टू इंटीरियर के इक्वल होता है। भाई एक्सटीरियर तो डेविएशन है, और इंटीरियर कौन कौन हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी जानते हो तो वाई टाइप करिए, ये प्रॉपर्टी जानते हो ज्योमेट्री की तो वाई टाइप करिए, वाई। ओके, डन 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 डन। अब देखना भाई, अब हमारे पास क्या कहानी आ गई, हमारे पास कहानी आ गई डेविएशन इक्वल्स टू I-R1 प्लस E-R2, ये कहानी आ गई। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से I प्लस E माइनस, यहाँ से आएगा R1 प्लस R2, और अभी प्रूफ करके आए हैं R1 प्लस R2 का नाम A, तो ये आ जाएगा I प्लस E माइनस A, और यही तो हम प्रूफ करके आए हैं थोड़ी देर पहले, और ये R1 प्लस R2 का नाम A था। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब देखो, प्रूफ में डायग्राम के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन डायग्राम प्रिज्म में बनाने आना चाहिए, तभी इससे फीलिंग आती है, तभी इससे फीलिंग आती है। अभी न्यूज़पेपर में एक नेताजी भाषण दे रहे थे, तो नेताओं के बातों का स्टेटमेंट लिख दिया जाता है ना। कह रहे थे स्कूल के टीचिंग का बढ़ावा देना चाहिए, कोचिंग में, कोचिंग के जो टीचर होते हैं वो बच्चों को रटा के एग्जाम पास करा देते हैं। बड़ा ताज्जुब लगता है मुझे, मैंने इतने स्कूल के प्रोजेक्ट किए हैं, आज तक मैंने कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जिसमें उस लेवल की पढ़ाने की सोच भी रखते होंगे लोग, जिस लेवल की पढ़ाई कोचिंग में कराने के लिए करते हैं। मैं तुम बहुत सारे टीचर जो काम करते हैं, इस लेवल की पढ़ाई कराने के लिए सोचना भी नहीं आता वहाँ के टीचर को। सिर्फ उसका ध्यान एनसीईआरटी पलट लो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। उस लेवल का स्कूल का टीचर कहाँ से आएगा? और वो कोचिंग को कहते हैं कि रटा के पास किया जाता है। अरे रटा के तो तुम साले बोर्ड पास करवाते हो, सेम क्वेश्चन डालते हो, जीवन में साले कभी चेंज नहीं करते। यहाँ तो क्वेश्चन बदलता रहता है, तो टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को मेहनत करनी पड़ती है, स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है, और रट के कैसे कोई एंट्रेंस पास कर सकता है? अब ये नेता लोग कभी साले पढ़ाई किए नहीं इंजीनियरिंग मेडिकल की,
बस नेता बन जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कोचिंग में रटाया जाता है। अरे कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है, स्कूल में रटाया जाता है कि बेटा ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, यही आएगा, प्रैक्टिकल के नंबर में नवाबी। तो साला जहाँ पढ़ाया जाता है उसका वो करें, कोचिंग का अपोज करेंगे। कोटा में एक नेताजी आए थे, गए थे वहां, तो भाषण दे रहे थे कि कोटा को कोचिंग बर्बाद कर रही है, कोटा को कोचिंग बर्बाद कर रही है। क्या साला, कोचिंग में जो टीचर हैं, जो आईआईटी और मेडिकल के लिए जो टीचर जेन्युइन पढ़ाते हैं, वो सही में समझाते हैं। स्कूल में डेरिवेशन भी अगर कराया जाता है तो ये ले किताब, ये उसकी लाइन बाय लाइन छाप दी, जितना किताब को आता है उतना ही उस टीचर को आता है। किताब के न इधर टीचर को आता है, न किताब के उधर टीचर को आता है, वो भी किताब फिक्स है, इसी किताब से बात होगी, इसके अलावा कोई किताब होती नहीं है। हर स्कूल का अपना अपना किताब चला रखा है। तुम स्कूल में करप्शन तो देखो नर्सरी से, नर्सरी में कहते हैं स्कूल वाले कि यही किताब चलेगी, दूसरी किताब नहीं चलेगी हमारे यहाँ। जितना करप्शन स्कूल में है अपने यहाँ, उतना करप्शन कहीं नहीं है। ये कह रहे हैं स्कूल बहुत अच्छा है, कोचिंग में बेकार है। अब एक ही जगह है पढ़ाने का ढंग से, उस पर भी नोटंकी। यही अपना देश है। इंजॉय। चलिए, आई प्लस सी माइनस है, इसकी बात हो गई। अब थोड़ा कुछ अच्छी बात समझते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं काम की बात। क्या है ये चर्चा? मेरे पास एक रिलेशन आया था। मान लो हम अगर फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, यहाँ से हमने अगर बात करी फर्स्ट सरफेस की, और मन ही मन हमने फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लिख दिया। मन ही मन लिखना है स्नेल्स लॉ, फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लिखना है। तुमको ध्यान हो, लाइट एयर से आ रही है, लिखूंगा 1। अब अंदर जा रही है तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई। अब बाहर से अंदर, अंदर का म्यू, ये रहा म्यू ग्लास का, और वहां का एंगल साइन R1। ये तुमने बस लिखा, ये तुमने बस लिखा कि हाँ भाई ये कहानी है, ठीक है, माना। ये पहला केस का था। अच्छा अब अच्छी बात समझो, क्या है बात। अगर तुमने यहां से R1 को वेरी कराना शुरू कर दिया, अगर तुमने यहां से R1 को वेरी करा दिया, एक R1 को वेरी कराना है, मन ही मन सोचना यहां से कहानी, तुमने R1 को चेंज कर देना है, सिर्फ R1 को चेंज करो। फोटो देख लो अपने सामने, फोटो रहा ये। अब तुमने R1 को चेंज कराना है, R1 को। R1 क्या है? पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन का एंगल R1 है, उसको तुम चेंज कराओगे। अब तुम सोचो, जैसे तुमने R1 को चेंज कराया तो R1 पे डिपेंड कौन था? ये देखना, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, ये होता है। इसमें से ये जो A है ये तो कांस्टेंट है, दिमाग खुला रखना। इस R1 को तुमने तो चेंज कर दिया, वेरी करा दिया, कुछ कुछ वैल्यू रखते गए, इसको तुमने वेरी करा दिया। उसके चक्कर में अब ओवरऑल डाटा कांस्टेंट होना है, इसीलिए मजबूरी हो गई इस R2 को कि इसको भी वेरी होना पड़ेगा। समझो, तुमको पूरा सम 5 चाहिए और ये पहले 3 + 2 था, अब 3 को तुमने 4 कर दिया, तो इस R2 की मजबूरी हो जाएगी, इसको 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब R2 अपने आप वेरी करेगा। देखो स्टेप 1 में तो तुमने R1 को वेरी करा दिया, स्टेप 2 में R2 अपने आप वेरी हो गया। अब देखना, अब R2 पे कौन डिपेंड कर रहा है? तो सेकेंड सरफेस की बात करता हूं। अब देखना सेकेंड सरफेस के लिए अब अंदर से बाहर जा रहे हो तो म्यू साथ में होता है साइन R2 बराबर, अब बाहर निकल रहे हो, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, तो साइन E। अब देखना मजे से, अब तुमने यहाँ R2 को वेरी करा दिया, R2 को वेरी कराने से ये वेरी हो गया, इसको वेरी कराने से ये E अपने आप वेरी करेगा, ये E इसको भी वेरी होना पड़ेगा। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 3 हो गया। मजे से देखो बात को,
तुमने तो सिर्फ R1 को वेरी कराया था, R2 अपने आप वेरी हो गया और R2 के वेरी होने से एंगल E वेरी हो गया। अब देखो अगली कहानी, अगली लड़ाई कहाँ आएगी। अब इन पे कौन डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है ये डेविएशन। ये जो डेविएशन होता है वो होता है I प्लस E माइनस है। अब चूंकि E वेरी हो गया है, इसके चक्कर में ये देखना, ये E अब तुमने इसको वेरी करा दिया। अब इसको वेरी कराने के चक्कर में अब इसको भी वेरी होना पड़ेगा, इसको भी वेरी होना पड़ेगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब पूरी साइकिल तुम्हारे सामने है। तुमने R1 वेरी कराया, उसके चक्कर में R2 वेरी हुआ, उसके चक्कर में E वेरी हुआ, उसके चक्कर में डेविएशन वेरी हुआ। मतलब एक R1 के वेरी करने से, और सुनना, R1 से भी पहले बात हो सकती है, R1 से भी पहले बात हो सकती है। कौन? एंगल I। अगर I वेरी कराओगे ना, ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रह गया, इस पे फोकस देखिए। अगर किसी ने एंगल, ये देख, ये अगर वेरी हो गया, अगर ये वेरी होता है, ये वेरी मान लो सबसे पहले हो गया, सबसे पहले हो गया, तो जैसे ही ये सबसे पहले वेरी होगा, इसके बाद के घटना का ऑर्डर समझ लो। जैसे I वेरी होगा, इस I पे ये R1 है, तो अगर इसका नाम स्टेप 1 दे दिया कि स्टेप 1, पहले तो मैंने I को वेरी कराया, इसको तुमने कराया, और उसके बाद बाकी चीजें अपने आप हो गई। पहले R1 वेरी हो गया, फिर R2 हो गया, उसके चक्कर में ये E हो गया, और उसके चक्कर में ये डेविएशन हो गया। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी कराओगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के वेरी कराने के कारण ये सब के सब वेरी होंगे। ये अपने आप में मैच द कॉलम और स्टेटमेंट वाले सवाल यहां से बन सकते हैं, मैच द कॉलम और स्टेटमेंट वाले सवाल यहां से बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदलने से सारी चीजें बदल सकती है, सारी चीजें बदल सकती है। तो कभी कभी एक ग्राफ बताता हूं, 2 बार बताता हूं मैं इस ग्राफ को, आज पहली बार बता रहा हूं, अगले क्लास में एक बार और बताऊंगा, क्योंकि ये ग्राफ बच्चों का डाउट का आता है। कोशिश करिए समझने की, एक बार में समझ में आ गया तो भी 2 बार समझेंगे, नहीं आ गया तो भी 2 बार समझेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां से नहीं है। ये एक ग्राफ हमारा ऐसे बनना है, आपने किताब में भी देखा होगा, इस तरह का ग्राफ यहाँ रहता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको थोड़ा डीप बना लेते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ बना लेते हैं। क्या है ये कहानी, ऊपर में हमने रखा है डेविएशन और नीचे में हम रखना चाहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देखिए, हमने देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करने से कौन वेरी करता है? अंत में डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन वेरी कराएगा, उसके बाद स्टेप 1 2 3 4 सब हमने कर लिया, तो फाइनली कौन वेरी करेगा? डेविएशन। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराऊंगा तो डेविएशन वेरी कराएगा। जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए ना, तो उनको ऐसा ग्राफ मिला था। अब इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर तुमने कोई दो वैल्यू ले ली, कोई दो वैल्यू ले ली, मान लो तुमने वैल्यू ले ली, ये थोड़ा बाउंसर जाता है लेकिन 2 बार में आ जाएगा समझ, 2 बार में आ जाएगा समझ, टेंशन मत लेना, 2 बार में आ जाएगा समझ, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, पहली बात ये क्या है समझिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो इस जगह पे जब मैं डेविएशन की वैल्यू डालूंगा, तो मान लो ये डेविएशन हमने यहां पे रखा, डेविएशन नंबर 1। तो इस एक डेविएशन पे हमारे पास आई की 2 वैल्यू आएगी, समझना, देखना, इस पे एक तो आई की वैल्यू आ गई। सपोज करो यहाँ पे आई बराबर हमने कह दिया x, और यहाँ पे आई बराबर हमने कह दिया y। आराम से समझना। अच्छा, अगर एक वैल्यू और रख के देखते हैं, एक वैल्यू और रख के देखते हैं, मान लो यहाँ इस जगह की बात कर लो, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ,
ग्राफ देखो, ग्राफ को खूब बढ़िया से देखो, बस देखने से ही सवाल बन जाते हैं इसमें, कोई इसमें तूफान है नहीं, ग्राफ बस देखते हैं, ग्राफ देखने से ही सवाल यहाँ बनता है, सिर्फ ग्राफ देखने से सवाल बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, ये ग्राफ ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या है इसमें मजेदार, ये किस्सा अगर तुम समझ गए तो तुमको मजा आ जाएगा। देखो पहले ध्यान से, ग्राफ बस समझने की कोशिश कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखना, अब देखो बात, अब ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन का नाम हमने डेविएशन नंबर 2 रख दिया, किसका, इसका, और ऊपर वाले का नाम क्या था, डेविएशन नंबर 1। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, देख, एक डेविएशन पर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, एक डेविएशन पर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ऐसा हर बार होगा, हर जगह होगा, लेकिन एक जगह है, एक जगह है जहां ऐसा नहीं होगा, और वो जगह ये है, वो जगह ये है। इस जगह क्या हुआ, इस जगह क्या हुआ, यहाँ पे जो तुमने डेविएशन यहाँ लिखना है, इस डेविएशन के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, और तो और अच्छी बात बताऊं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन आया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन आया है वो सबसे कम डेविएशन है, तो इसको कहा जाता है ये डेल्टा की मिनिमम वैल्यू, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे क्या रिजल्ट आया बता, देख यहाँ पे आई बराबर ई आ गया, ये आई बराबर ई आ गया। क्या है, क्यों है, कैसे है, सारी बात समझ में आएगी, पहले ये फील करो, पहले देखो क्या क्या फील करना है, पहले ग्राफ का शेप मन में फिक्स होना चाहिए। पहली बात, ग्राफ पैराबोला नहीं है, लोगों को लगता है ये पैराबोला है, ये कोई पैराबोला पापा बोला नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, नहीं है, पैराबोला नहीं है। चलो भाई, पहली बात तो पैराबोला नहीं है। क्या शेप है भाई, कुछ भी शेप नहीं है, पैरा हाइपर माइपर नाइपर कुछ भी नहीं, कोई भी इसका शेप नहीं है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा, क्या है इसकी खासियत, इसकी खासियत ये है कि सिवाय एक वैल्यू के जब डेविएशन मिनिमम था, उसके अलावा किसी भी डेविएशन पे हमें 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, पहली बात तो यहाँ ये है। अच्छा, ये जो जहां डेविएशन अपने को मिनिमम होता है और ग्राफ ऐसा ऑब्जर्व होता है, उसी को हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन के अंदर। और वहां पे क्या हुआ, वहां पे आई हमारा ई के इक्वल आ गया। तो अब पढ़ाई शुरू होती है इस ग्राफ को देख के, अब चूंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो पढ़ाई अब शुरू होती है, पढ़ाया जाता है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये पढ़ाई अब शुरू होती है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखना तो क्या समझ में आया भाई, हम किस पे फोकस करें, हम तो सिर्फ एक बात पे फोकस कर लें, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम सिर्फ एक बात से हो जाएगा, और वो बात ये है कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में आई बराबर ई सबसे पहले सोचना है, सबसे पहले यही सोचना है, आई बराबर ई। चलो भाई हम भी सोचते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल ई होगा, ठीक है भाई सोच लिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा ना, देखो तुम जानते हो ना डेविएशन जो होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब चूंकि आई और ई बराबर हो गया तो यहाँ पे आई प्लस आई माइनस ए लिख सकते हो, और ये कब होगा, जब ये डेविएशन मिनिमम होगा। यानी कि तुम सोचो, अब यहां से तुम कह सकते हो कि मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि डेविएशन मिनिमम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 2i माइनस ए। अरे क्या लिख दिया, आर आई लिख दिया, मैं 2 लिख दे भैया, ये हो गया 2i माइनस ए।
ये कब का है? ये जब जब तुम देखो 2i माइनस ए, तुम समझ लो ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की पढ़ाई चल रही है और इस पे ध्यान देना है। मेन बात तो ये है कि मिनिमम डेविएशन के समय एंगल आई और एंगल ई बराबर हो जाएंगे, आने वाला एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होंगे। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये होता है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये होता है। ये एक बात है, अभी और सारी बात निकल के आएगी, अभी और सारी बात निकल के आएगी, तुम इसको ध्यान से समझोगे तो। चलो अभी तो ये छोटी छोटी बातें, अभी और भी बात आएगी इसमें, धीरे धीरे सब समझते हैं। पहली बात कि भाई मिनिमम डेविएशन में अभी हमने सिर्फ एक बात सीखी है, आई और ई बराबर हो गया, समझते रहना, आई और ई बराबर हो गया। क्या और भी बात आ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकती है। हम अभी अपने चर्चा को मिनिमम डेविएशन में ही आगे बढ़ा रहे हैं, मिनिमम डेविएशन में ही आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो प्रिज्म वाला फोटो बनाना फिर से जरूरी है। गजब बात तो ये है कि ये फोटो इतनी बार बनेगा कि तुमको ये याद हो जाएगा। ये मैंने फिर से प्रिज्म का ही फोटो बनाया, यही प्रिज्म ट्रायंगल वाला शेप पढ़ना आसान है, इसीलिए इसको बना रहे हैं बार बार। तो प्रिज्म वाला फोटो आराम से बना लिया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अच्छा है। अब क्या हुआ इसमें? अब इसमें लाइट गई, लाइट गई। अब अपने को याद है कि लाइट ऐसे गई, लाइट गई, लाइट गई तो क्या करने का? एक नॉर्मल ड्रॉ करने का। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, चलो ठीक है। अब लाइट गई है, लाइट अंदर भी जाएगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक स्टाइल बना रहा हूँ, एकदम पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट ध्यान में है, उसको प्रूव भी कर लेंगे। अभी मैंने इसको और इसको पैरेलल बनाया है, देखते रहना, अभी देखना। अब उसके बाद एक नॉर्मल तो इस सरफेस पे भी ड्रॉ होगा, एक नॉर्मल यहाँ भी ड्रॉ होगा, और अब लाइट बाहर निकल जाएगी इमर्जेंट एंगल में। लाइट अब बाहर निकल गई, ये देख लाइट निकल गई बाहर, गई ऐसे घूमी और बाहर निकली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब समझदारी क्या है? समझदारी है एंगल का नाम, ये तुमने एंगल ए रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये जाने वाला एंगल होता है, इसका तुम नाम जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मजे से, ये इसका नाम तुमने कहा था R1, अब उसके बाद इसका जो नाम तुमने कहा था वो कहा था इसको R2, अब उसके बाद इसका नाम तुमने जो कहा था वो कहा था एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई। और अभी चूंकि तुम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हो, इसीलिए इस ई को तुम कह सकते हो एंगल आई। इस बात को समझो, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन है तो आई इक्वल्स टू ई हम बोल सकते हैं। लेकिन सोचना, अगर ऐसा बोला, अगर ऐसा बोला तो अब हम चर्चा करना चाहते हैं इस R1 एंड R2 का क्या होगा, इस R1 एंड R2 का क्या होगा, कब कब? जब 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 I और E बराबर हो जाए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि I प्लस ई, आई इक्वल्स टू जब E हो जाए तो इसका क्या होगा। अब इसका क्या होगा, उसके लिए तो थोड़ा मैथ से हेल्प मांगनी पड़ेगी, मैथ से हेल्प मांगनी पड़ेगी। ये देखिए अभी इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स खेलते हैं कि क्या होना है। आइए लॉ लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, ध्यान से समझना भाई। हम एक रिलेशन जानते हैं कि स्नेल्स लॉ बढ़िया लॉ है, उसको आराम से लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जानते हैं कि ए को सुनते रहना पहले, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ए, वो होता है R1 प्लस R2, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे पास स्नेल्स लॉ की कहानी ऐसी बन के आ रही है, अब दोनों, अब तुम खुद से करना, तुम क्या करो, तुम क्या करो, खुद से स्नेल्स लॉ लगाओ, खुद से स्नेल्स लॉ लगाओ, इस शेप में, इस शेप में खुद से स्नेल्स लॉ लगाओ और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, खुद से स्नेल्स लॉ लगाओ।
आराम से स्नेल्स लॉ खुद से लगाओ और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। स्नेल्स लॉ लगाओ दोनों सरफेस पे, दोनों सरफेस पे। सब लोग लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ना 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 क्या आया? साइन R1 इक्वल्स टू साइन R2, साइन R1 इक्वल्स टू साइन R2। एक आया है भैया साइन R1 और एक ने कहा है μ2 बाई μ1 साइन। हाँ, स्नेल्स लॉ लगा के कुछ रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया, और उसी रिजल्ट पे सारी कहानी आगे बढ़ा लेंगे। स्नेल्स लॉ लगाओ पहले वाले सरफेस में, खुद से लगाओ भाई, खुद से लगाओ, पहले वाले सरफेस में लगाओ। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल खुद से लगाओ, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। मैं बोलता हूँ सुनना, बाहर का म्यू क्या है हमारे पास? एयर, और उसके बाद से बाहर का एंगल वो था तुम्हारे पास साइन आई। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। तो अंदर का म्यू हमारे पास क्या है? प्रिज्म का। और अंदर का एंगल तुम नाम जानते हो उसका, साइन R1 होता है, साइन R1 होता है। तो यहां से तुम आराम से खुद से करो ना भाई, खुद से करो, खुद से करो। दो बार लगाओ स्नेल्स लॉ दोनों सरफेस पे, मजा आएगा। खुद से करोगे रिजल्ट आएगा तब खुशी मिलेगी भाई, मैं तो एक लाइन में लिख दूंगा। चलिए, सिमरन ने सही बोला है, और आप भी अगर ऐसा विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए क्या है मामला, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। अब आप समझिए कि क्या होगा इसका, आपको मैं समझाता हूँ। ये फोटो है आपके सामने, ये फोटो है। अब देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले सरफेस लिख रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। आप खुद से लिखते तो आपको बहुत अच्छा लगता। देखिए क्या आप भी ऐसे सोच रहे हैं क्या? देख, बाहर का म्यू, बाहर का म्यू एयर है, बाहर का एंगल मतलब साइन आई, अंदर का म्यू, अंदर का म्यू, अंदर म्यू है देख, तो म्यू और अंदर का एंगल ये रहा साइन R1। एक कहानी आ गई, क्या कहानी आ गई? कि जो साइन आई है वो किसके बराबर है? म्यू साइन R1 के। चलो इसको बचा के रखो, दोबारा इधर देखो, दूसरी तरफ देखो। यहाँ बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, पहले तो भाई लाइट को जाने दो, तो पहले अंदर से बाहर चल रहे हैं। अंदर का म्यू, म्यू है, अंदर का एंगल साइन R2 है, बाहर का म्यू, अरे एयर है, एयर है, और बाहर का एंगल अब ई नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन आई, क्योंकि आई और ई बराबर है। इसका मतलब म्यू साथ में साइन R2 किसके बराबर हो गया? साइन आई के। भाई एक बार इसको पकड़ लो और एक बार इसको पकड़ लो, एक बार साइन आई म्यू R1 के बराबर है और एक बार साइन आई म्यू R2 के बराबर है। दोनों को जब कंपेयर किया तो पता चला कि म्यू साइन R1 बराबर है, देखो म्यू साइन R1 बराबर है किसके? म्यू साइन R2 के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता रहा हूं और तुम भी समझ गए होगे। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी बोलो।
इसका मतलब क्या है? जल्दी बोलिए, इसका मतलब क्या है? जो मैंने अभी सर्कल किया है इसका मतलब क्या है? फटाफट। यस, R1 और R2 बराबर हैं। सही बोले, सही बोले, सब लोग सही बोले। यस, इसका मतलब ये है कि जो R1 है वही R2 है, और यही अपने को चाहिए था, यही अपने को चाहिए था। R1 और R2 बराबर है, R1 एंड R2 बराबर है। तो हमने एक बहुत अच्छी बात प्रूफ कर ली। क्या? हम पढ़ रहे थे डेविएशन मिनिमम। डेविएशन मिनिमम में एक और बात, और एक और रिजल्ट आया कि डेविएशन मिनिमम में जो R1 होता है वही R2 होता है। अब जैसे ही मैंने R1 R2 को बराबर किया, दिमाग में घंटी बजी कि भाई थोड़ी देर पहले हमने देखा था A को, और उसका नाम हमने ड्राइव भी कर लिया था। R1 को R2 में जोड़ने से A आता है। अभी R1 R2 बराबर है, यानी कि अगर मैं इसके बाद सोचूं तो भाई मैं R को सिंपल A/2 लिख सकता हूं। सोचो, क्योंकि A बराबर R प्लस R होगा, A बराबर R प्लस R होगा। अब ये सोच के देखो, तो एक और रिजल्ट ये, और एक और रिजल्ट ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि भाई कई बातें निकल के आ गई। मिनिमम डेविएशन होगा तो R हमारा A/2 होगा, या फिर दूसरी भाषा में बोलो एंगल ऑफ प्रिज्म 2R हो जाएगा। अब देखो, क्या मैं सुनना, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ना R1, और इसका नाम था R2, यही तो नाम था। और R1 और R2 आज किसके बराबर हैं? A/2 के, यानी कि ये एंगल A/2 होगा। मजा आ गया, ये एंगल A/2 होगा, A/2 होगा। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। और जैसे ही तुम ये बात समझ लिए गए, अब वापस से एक बार अगर अब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो तुमको और मजा आएगा। देखना, मैं यहाँ स्नेल्स लॉ फिर से लगाऊंगा। देख, सारा खेल स्नेल्स लॉ का है। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, चल भाई, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, बाहर हवा है, और बाहर का एंगल साइन आई, बराबर अंदर का म्यू, म्यू है। अब अंदर का एंगल, भाई समझदारी से लिखना, अंदर का एंगल साइन A/2। देखो, A/2, यहां से क्या फायदा हो सकता है? यहां से हम अब चाहे तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा? देख, म्यू यहां से निकलेगा साइन आई अपॉन साइन A/2, ये निकलेगा म्यू, ये निकलेगा म्यू। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आगे आई पर चर्चा करना चाहते हैं। अब अगला काम है आई पर चर्चा। कौन सा आई? एंगल आई पर। अब मजा आएगा, ध्यान सुनना भाई। देख, हमने अभी क्या सीखा हुआ है? डेविएशन की जब मिनिमम की बात चल रही थी, मेरे मन में एक फॉर्मूला घूम रहा था कि भाई देख 2i - a होता है। भाई इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि डेविएशन मिनिमम 2i - a होता है। अब यहां से आई निकाल तो सकते हो ना, यहां से आई निकालो तो क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन प्लस A/2। भाई ये आ सकता है, इसमें क्या है? तो ये क्या कहानी बन गई? ये आई की वैल्यू यहां से आ गई। अब जब ये आई की वैल्यू यहां से आ गई तो भाई बिठा दो उसमें, बिठा दो उसमें। तो अब तुम्हारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? साइन आई अपॉन A/2 आया था। अब साइन तो ठीक है, आई नहीं, आई के जगह पे मिनिमम डेविएशन प्लस A/2, ये साइन आई है, और अपॉन नीचे में साइन A/2, साइन A/2, ये है बात। तो ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया है तरीके से, और काम का फॉर्मूला है। कब लगाओगे? मिनिमम डेविएशन के समय, मिनिमम डेविएशन के समय। और अच्छी बात ध्यान रखना, अच्छी बात ध्यान रखना, ये पैरेलल है। जो रेज अब अंदर जा रही है ना प्रिज्म के अंदर, वो उसके बेस से पैरेलल है।
इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। इस बेस ऑफ प्रिज्म से ऊपर अंदर जो रे जा रही है ये उसके पैरेलल है। ये भी एक पार्ट होता है मिनिमम डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का। क्यों ना मैं इस बात को लिख दूं, इस बात को लिख दूं। देखो बात क्या है कि जब भी डेविएशन मिनिमम होगा तो रे से रिलेटेड अगर बात आए तो उसको बोला जाता है कि जो रिफ्रेक्टेड रे है, कहाँ, बाहर नहीं, अंदर, इनसाइड प्रिज्म, रिफ्रेक्टेड रे जो इनसाइड प्रिज्म है ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, पैरेलल किसके, टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ये इसके बेस के प्रिज्म से पैरेलल। और म्यू में मत भूलना, ये म्यू का फॉर्मूला क्या लगाते हो, ये लगाते हो तुम साइन ए प्लस डेविएशन की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम लिखा है मीन नहीं है, बाई 2 अपॉन यहां से साइन ए बाई 2। लिमिटेशन समझो, ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, ये डेविएशन नहीं है, ये मिनिमम डेविएशन है। बच्चे इसी में घूमते रह जाते हैं, इतने फॉर्मूले आए, लगाना कब है, अरे भाई लगाना कब है, सबका अपना अपना रोल है। अब देखो, अब देखो तरीके से कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा तुमको थीन प्रिज्म के बारे में बताना चाहता हूं। एक कहानी होती है थीन प्रिज्म की, समझना ध्यान से। एक अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देख, फॉर्मूले वाली कॉपी के लिए शॉर्ट नोट्स अगर हम बनाना चाहें, शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहें तो थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो मजा आए। मान लो एक इसका शॉर्ट नोट्स बना है, एक एक करके। और पहली बात, किसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन की। एक एक चीज देखना, एग्री करना। हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन। क्या कहानी है, ये मिनिमम होना चाहिए। चलो अब देखना एक एक बात, क्या क्या रिजल्ट आया है, सबको एक साथ लिख देते हैं। पहली बात कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो गया था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात कि जो मेरा एंगल R1 था वो बराबर हो गया था एंगल R2 के। तीसरी बात, इसके चक्कर में जो A था, अब इसको हमने किसके बराबर मान लिया, R के, तो A जो था वो बराबर हो गया था 2R के, A बराबर हो गया था 2R के। और यहीं से हम कह सकते हैं R को हमने लिख दिया था A बाई 2। चौथी बात कि भाई जो रे होती है, कौन सी, रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्टेड रे है, बाहर वाली नहीं, इनसाइड वाली, इनसाइड, वो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये मिनिमम डेविएशन में है, मतलब अभी और बात होनी है मिनिमम डेविएशन में। अब आइए थोड़ा एक बार और बात कर लें, ये सब हटाओ, 4 पॉइंट तो हो गए, 4 पॉइंट तो हो गए। पांचवी बात मिनिमम डेविएशन में क्या है कि भाई यहाँ पे कोई पूछे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला तो उसको बोलूंगा 2i माइनस ए। छठी बात, और थोड़ी बड़ी बात लगती है ये, म्यू, मिनिमम डेविएशन जब हो रहा होता है तब का म्यू, बार बार बोल रहा हूं, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है तब का म्यू। ये मिनिमम डेविएशन को कभी कभी मैं ऐसे m से भी लिख दूंगा, तो घबराना नहीं है, ये m से भी लिखा रहेगा, कौन in लगाए, म्यू। तो इसको बोलते हैं साइन i अपॉन साइन r होता है, साइन a प्लस
देखना सिग्मा एम पूरे में नीचे 2 है अपॉन ये यहां से साइन a बाई 2 है। ये 2 स्लाइड जो अभी बना है ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया। किसके लिए? मिनिमम डेविएशन के लिए। मिनिमम डेविएशन के लिए ये शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने एक शब्द नहीं बोला कि थीन प्रिज्म थिक प्रिज्म, फालतू बात। थीन प्रिज्म अब बोलूंगा, अभी तक कोई थीन प्रिज्म की बात नहीं हुई थी। अभी तक कोई थीन प्रिज्म की बात नहीं हुई थी। अभी तक जो बात हुई है स्टैंडर्ड, अभी तक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया है। अब देखना, अगर फॉर्मूला में कंफ्यूजन कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब चर्चा कर रहे हैं, अब लिख रहा हूं क्लियर। अब चर्चा किसकी होगी? तो भाई थीन प्रिज्म की होगी। अब होगी, अब 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 चर्चा थीन प्रिज्म की होगी। इससे पहले कोई स्पेशल केस नहीं था, अब होगी चर्चा। अब 15 मिनट की बात है, आराम से सुनते रहना। अब चर्चा होगी थीन प्रिज्म की। अब चर्चा थीन प्रिज्म की। रात को आपको हो सकता है छुट्टी दूंगा, आज आपको समय दूंगा, रात को कुछ काम दूंगा आपको, आप ध्यान से सुनिए। अब चर्चा थीन प्रिज्म की होनी है। अरे थीन प्रिज्म क्या पढ़ानी है भाई? थीन प्रिज्म वो है जिसका जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना ए, ये लेस देन 5 डिग्री हो तो उसको थीन प्रिज्म कहते हैं। अच्छा, दूसरी भाषा में वो कह देगा कि जो एंगल है, जितने भी यूज हो रहे हैं एंगल्स, वो सारे छोटे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। वो लिख देगा भाई। वो कंफ्यूज क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, पागल होने के लिए थोड़ी ना। लोग बोलते हैं कैसे पता चलेगा थीन प्रिज्म का? भाई या तो लिख देगा छोटे एंगल है, लग जाता है वो क्वेश्चन, वो भी चाहता है सॉल्व हो, उसने 4 ऑप्शन बना के रखे हैं, मतलब पहले सॉल्व किया था उसको, तो बनेंगे आपसे। जब एंगल आपके स्मॉल हो तब की कहानी होती है, तब कहानी थीन प्रिज्म की चलती है। आइए कैसा दिखेगा मामला, कैसा दिखेगा मामला? इस तरीके से, इस तरीके से पहले हमने एक प्रिज्म बनाया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रेस दिखाने की बात है भाई, पूरी कहानी वही, लाइट लेके जाऊंगा, एक बार नॉर्मल यहाँ खींचूंगा, खींच दिया, उसके बाद लाइट अंदर ले जाऊंगा। अब बेस के पैरेलल नहीं बना रहे भाई, वो तो एक स्पेशल केस था, वो तो एक स्पेशल केस था, लाइट अंदर गई। कौन सा स्पेशल केस था? मिनिमम डेविएशन का। अब देखना, तुम दिमाग लगाना, जब भी मैं प्रिज्म के अंदर लाइट को प्रिज्म के बेस के पैरेलल कर दूंगा, तब हमने एक जुगाड़ कर दिया जिसका नाम है डेविएशन मिनिमम। अब वापस लाइट ऐसे चली जाती है, दैट यू नो। अब एक नॉर्मल तुम यहां बनाते हो, ये देख, एक नॉर्मल तुम यहां बनाते हो, ऐसे बनाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी सुंदरता के लिए इसको डॉटेड कर देते हो, ये तो बस सुंदरता के लिए है, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये ग्रीन लाइन क्या आ गई। ऐसे ग्रीन मैंने बनाया है, कम दिखे, कम दिखे, नॉर्मल है, अच्छी बात है भाई। तो अगर फोटो है तो ऊपर का एंगल ए है, हमारे काम का ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है। जो गए थे तो एंगल I था, निकल गए तो एंगल E था, अंदर का म्यू था, बात तो यही थी प्रिज्म के अंदर। अब अगर हमसे उसने कह दिया, हमसे उसने कह दिया कि भाई साहब प्रिज्म जो है बहुत छोटा एंगल है, तो अब अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या कह सकता हूं, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ पे। अब आइए समझते हैं। पहली बार स्नेल्स लॉ लग रहा है पहले सरफेस में, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, बाहर का म्यू 1 है, एंगल आप जानते हो साइन आई, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल म्यू म्यू, और साथ में इसको बोलते हो तुम साइन R1। चूंकि एंगल छोटा है, चूंकि एंगल छोटा है, तो तुम जानते हो साइन आई के बराबर होगा, समझ लो, ये तो तुम जानते हो ना कि भाई अब तुम साइन आई बराबर सीधा आई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि तुम जीनियस हो, कहते हो भैया छोटा एंगल, छोटा एंगल। अब देख यहां से आई किसके बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा म्यू R1 के। सोचो, एक कहानी तो ये आ गई, आई हो गया म्यू R1 के। भाई दूसरी बार यहां लिख रहा हूं, अंदर का म्यू, अंदर का म्यू और अंदर का एंगल कौन सा? साइन R2, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल कौन सा? साइन ई।
म्यू, अब R2 सीधा R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ई के बराबर हो जाएगा। बोलो, तो म्यू R2 ई के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी बात निकल के आ गई। अच्छा, मैंने क्या क्या कर लिया तू देख, तूने ध्यान नहीं दिया। मैंने आई भी निकाल लिया, मैंने ई भी निकाल लिया। क्यों निकाला? पर्पस है, पर्पस है। मुझे पता है डेविएशन जो होता है आई प्लस ई माइनस ए। तुम बोलोगे थिन प्रिज्म का होता है, थिक का होता है, क्या नाटक है ये? मैं बोलूंगा भाई ये तो स्टैंडर्ड है, ये हमेशा चलेगा, ये हमेशा, ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 50 स्टार लगाओ, कम है, कब लगाओगे का कोई टेंशन ही नहीं है। आई प्लस ई माइनस ए। हाँ, अब कब, यानी कि जब, जब थीन प्रिज्म हो, थीन प्रिज्म हो, तब क्या होगा ये समझो। तब तुम आई नहीं लिखोगे, दिमाग लगाओ, तब तुम आई नहीं लिखोगे, वहां म्यू R1 लिखोगे। और ई नहीं लिखोगे, ई नहीं लिखोगे, अब तुम लिखोगे म्यू R2। तब जरूर ये डेविएशन का फॉर्मूला बदलेगा। तब अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला किसके लिए? थीन प्रिज्म के लिए। यानी कि ऐसा कर देता हूं, देख, ये फॉर्मूला अब होगा मॉडिफाई, मॉडिफाई किसके लिए? फॉर थीन प्रिज्म, फॉर थीन प्रिज्म। अब मॉडिफिकेशन कर रहा हूं भैया, देख, ये लगा दिया थीन बराबर, बोल भाई, आई था, आई नहीं, म्यू R1, प्लस ई था, ई नहीं, म्यू R2। अब माइनस ए में क्या समस्या है? कुछ नहीं। अब यहां से सॉल्व कर दो, ये किसके बराबर हो गया? म्यू कॉमन ले लीजिए, यहां से म्यू कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा R1 प्लस बन जाएगा R2 माइनस बन जाएगा ये। और आप जीनियस हैं, आप जानते हैं R1 प्लस R2, आप जानते हैं R1 प्लस R2 ए होता है। ये बन गया तुम्हारा म्यू ए माइनस ए, म्यू ए माइनस ए। अब क्या बढ़िया रिजल्ट आया? ये कब? जब थीन प्रिज्म हो, तब, तब म्यू -1 कॉमन लेके ए, ए, ये थीन प्रिज्म में लगाना भैया। अगर कहीं कह दिया थीन प्रिज्म है, सुनना, अगर कहीं कह दिया थीन प्रिज्म है, ये कब लगाना? मैं अलर्ट कर रहा हूं, यहां गलती होती है। थीन ओनली, ओनली थीन प्रिज्म में ये चलेगा, सिर्फ ये। लेकिन थीन प्रिज्म में अगर तुमने ये लगा दिया, कौन सा? जो स्टैंडर्ड वाला होता है, क्या? ये वाला, आई प्लस ई माइनस ए, तो ये गलत हो जाएगा। थीन प्रिज्म में ये सही होगा, ऊपर वाला। ये तो थीन प्रिज्म में नहीं है, हाँ असली था, मॉडिफाई कर लिया हमने थीन प्रिज्म में। थीन प्रिज्म में ये मत लगाना, मत लगाना, फंस जाओगे। ओनली थीन प्रिज्म में, थीन प्रिज्म में तुम ये लगाओगे, ये लगाओगे, तुम बोलोगे इतने फॉर्मूले लिखा दिए, इतने फॉर्मूले लिखा दिए। हाँ अलग बात है, ड्राइव कर करके लिखा है भाई, सब चीज समझा के लिखा है। तो भाई थोड़ा सा मैं समराइज भी कर देता हूं, कब किसको लगाना है नहीं लगाना है, कब किसको लगाना है नहीं लगाना है। मुझे पता है ना कि कहाँ कहाँ फंस जाओगे, कहाँ कहाँ फंसोगे। मैं इसको आराम से लिख के समझाता हूँ कि देख कब कौन सा लगाना है, कब नहीं लगाना है। आराम से देखो, एक एक चीज, एक एक चीज देखो भाई। सबसे तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटता हूं। एक तो कहता हूं स्टैंडर्ड, जो कभी फेल नहीं होगा, जिससे सब डिराइव होता है। और एक स्पेशल, स्पेशल में मैं मिनिमम डेविएशन को लेके आऊंगा। और एक जो हमने अभी देखा है थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म। तुम तीनों पहले खुद से लिखो, फिर मैं लिखूंगा। तुम तीनों, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है डेविएशन का? सब डेविएशन लिखना है। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है डेविएशन का, वो तुम लिखो। फिर स्पेशल केस में तुम लिखो मिनिमम डेविएशन का फार्मूला क्या है, वो तुम लिखो। उसके बाद से ये थीन प्रिज्म का क्या है, वो तुम लिखो। खुद से लिखो, खुद से लिखो, फिर मैं लिखूंगा।
खुद से लिखो तब मैं लिखूंगा। ठीक है, लिख लिया होगा। अब मेरे से मैच करिए, अब मेरे से मैच करिए तीनों को। देखिए स्टैंडर्ड तो एक ही है, आई प्लस ई माइनस है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन क्या है, 2i माइनस है। थीन प्रिज्म का क्या है, अरे थीन प्रिज्म का तो यही है, म्यू माइनस 1 × a। अब देख, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चा परेशान रहता है कि भैया किसी सॉल्यूशन में तो इसने म्यू माइनस 1 × a लगाया, किसी में कुछ लगाया, कभी कुछ कभी कुछ, ये कौन सी मनमर्जी चल रही है। तो भाई मनमर्जी नहीं है, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बस आपको समझ में आए तभी मजा है। ये था प्रिज्म का भाषण। क्या बढ़िया तरीके से देखो, सारी चीजें हमने ड्राइव भी कर ली, सारी बातें समझ में आ गई। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ छोटा सा समझना, अभी अगली बार जब इस ग्राफ पे चर्चा करूंगा और बेहतर क्लियर होगा। ऐसे ग्राफ किस किस को समझ में आया, वाई टाइप करें एक बार। ग्राफ किस किस को समझ में आया, वाई टाइप करें। आया 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 आया, हाँ ठीक है, वापस भी मैं समझाऊंगा एक बार। बड़ा सुंदर लग रहा है, ब्लैक रेड, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या तूफानी हॉरर मूवी आ रही है। ठीक है, समझ में आया सबको, कैसा रहा ओवरऑल। यस सर, यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फिर आराम कीजिए। रात को आज सोच रहा हूँ छुट्टी दूं, सोच रहा हूँ छुट्टी दूं, छुट्टी मैंने काम दूंगा, मतलब टेंशन नहीं दूंगा, थोड़ा सा काम दूंगा इधर उधर का, हल्का फुल्का बस। ठीक है, बढ़िया है। अगले क्लास के लिए पढ़िए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू।